वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 13 जून 2025 और आज हमारे एडिटोरियल के डिस्कशन में दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही आर्टिकल्स मैंने द हिंदू से लिए हैं। दोनों ही आर्टिकल्स बहुत अच्छे आर्टिकल थे जो एक अच्छा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो इन दोनों आर्टिकल्स को इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। द फर्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू द टैरिफ्स रिलेटेड टू ट्रम्प। जो ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए थे और यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड की डील चल रही है, नेगोशिएशन चल रहा है, उस पर एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आर्टिकल है। एंड द सेकंड आर्टिकल रिलेट्स टू अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। अभी हमारी कंट्री में अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो अर्बनाइजेशन के साथ साथ में हमको हमारे अर्बन ट्रांसपोर्ट को भी अप टू डेट करने की नीड है। तो इसी चीज पे, इसी रिगार्ड में हमारे ये दूसरा आर्टिकल है जिसको हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। सबसे पहले जो हमारा डिस्कशन है दैट इज ऑन ट्रम्प्स टैरिफ। ये जो हमने पहले बात करी, ये लिखा है एक एजेंसी की एग्जीक्यूटिव है, उनका नाम है RV अनुराधा जी ने। तो ये आर्टिकल क्या बोलता है? इस आर्टिकल का मेन क्रक्स तो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, यूएस के साथ हम जो डील के नेगोशिएशन कर रहे हैं, उस नेगोशिएशन में बेसिकली हमको कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इंडिया के इंटरेस्ट को कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रम्प जो है, ये ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो है, ये बहुत ही बिना सिर पैर के डिसीजन लिए जा रहे हैं। और ये जो बिना सिर पैर के डिसीजन लिए जा रहे हैं, इनका मेन फोकस कंट्रीज के बीच में ट्रेड को स्ट्रीमलाइन करने से ज्यादा यूएस को पी डोमिनेंस या डोमिनेंस गेन करने में हेल्प करना है, जिनका नॉर्मल इकोनॉमिक टर्म्स में कोई सेंस नहीं बनता। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली डिस्कशन का स्टार्ट ऐसे होता है कि यहाँ पे ऑथर ये बोलते हैं, एडिटर ये बोलते हैं कि ये जो टैरिफ्स हैं, ये जो टैरिफ्स लगाए गए थे, इनको यूएस के कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और ये चैलेंज भी कंट्रीज ने नहीं किया, ये यूएस, 5 छोटी कंपनीज थी यूएस की, उन्होंने यूएस के कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में वहाँ पे उसको चैलेंज किया था। और उसने भी, वहाँ के जो कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के जो स्वीपिंग टैरिफ्स थे, ये जो अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने अलग अलग कंट्रीज पे इतने हाई टैरिफ्स लगा दिए थे, उनको रिमूव कर दिए थे। वो बात अलग है कि अगले दिन ही उसको एक फेडरल कोर्ट में अपील करके वो टैरिफ पे जो है, वो जो रोक लगाई गई थी कि यूएस जो है दूसरी कंट्रीज पे टैरिफ नहीं लगाएगा इतने हाई, उस पर रोक लगा दी गई थी। मतलब वो टैरिफ जो है वापस रिज्यूम कर दिए गए थे। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये जब टैरिफ्स जो होते हैं, जैसे एग्रीमेंट्स जब भी, ट्रेड एग्रीमेंट्स जब भी किए जाते हैं, तो ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है दो कंट्रीज को किसी ना किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैरिफ में बांध देते हैं और बाइंड करते हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर रेंडमली कोई भी टैरिफ या टैक्स ना लगा पाए। तो ये जो टैरिफ की बाइंडेशन होती है ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर में, जो टैरिफ्स फिक्स किए जाते हैं और उनके ऊपर कंडीशन लगाई जाती है कि उनको कभी भी कैसे भी चेंज नहीं किया जा सकता। ये ट्रेड में, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड में सर्टेनिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी लाते हैं, जिसमें बिजनेसेस जो होते हैं उनको बहुत ईज होता है बिजनेस करना। वो इस बेस पे डिसीजन नहीं लेते कि कोई कंट्री उनके ऊपर कितना टैरिफ रातों रात बढ़ा देगी या कम कर देगी। वो इस बेस पे डिसीजन लेते हैं कि किसी कंट्री में कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी पॉलिसी की है, कितना ज्यादा टैरिफ उनको कम से कम लगेगा, या कितना डिसीजन मेकिंग जो है वो स्टेबल रहेगी। तो नॉर्मली ये जो कंट्रीज के बीच में एक प्रिंसिपल चलता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट के अंदर में, ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर में जो टैरिफ सेट हुए हैं, उसको रेस्पेक्ट करेंगे, उसको बार बार रेंडमली चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन ट्रम्प के जो रिसेंटली उनकी जो सेकंड प्रेसिडेंसी स्टार्ट होने के बाद उनके जो डिसीजंस हैं, ये डिसीजंस बहुत ही रैंडमली चल रहे हैं। और कई सारे डिसीजंस तो ऐसे हैं जिनका कोई हेड नेक या लिम्स नहीं है, जिनके कोई बेसिस नहीं है, जिनका कोई फाउंडेशन नहीं है। जैसे टैरिफ को सीधा 10% से 135% कर दिया किसी किसी कंट्रीज के ऊपर। 100 से ज्यादा कंट्रीज हैं जिनके ऊपर टैरिफ 10% से बढ़ा के 90%, 100%, 135% तक उन्होंने कर दिया। ये जो ट्रेड के रूल्स होते हैं, इसका क्लियर कट वायलेशन होता है। और आप इनके जो डिसीजन है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन, ये ऑथर का कहना है कि आप इनके जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, उनका जो बेसिकली बोलना चाहिए, जो एक नॉनसेंसिकल डिसीजन है, उसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि ये टैरिफ जो है, ये आर्कटिक के कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे हर्ड आइलैंड और मैकडोनल्ड आइलैंड, जहाँ पे कोई ह्यूमन या कोई इंसान भी नहीं रहता, जिससे कोई ट्रेड भी नहीं होता यूएस का, उनके ऊपर भी ये टैरिफ लगाए गए हैं। तो ये किस बेसिस पे टैरिफ डिसाइड किए गए हैं, क्या इनका लॉजिक है, ऐसी कोई बात यहाँ पे इन्होंने करने की कोशिश नहीं करी है। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऑथर्स जो हैं वो कुछ और बात बोल रहे हैं। जैसे उनका ये कहना है कि ट्रम्प के जो ये जो डिसीजंस आ रहे हैं, ये डिसीजंस एकदम ही डिसरिगार्डफुल हैं, जिनका कोई सेंस नहीं बनता। इन्होंने ये बोला है कि ना सिर्फ इससे इकोनॉमी इफेक्ट हुई है यूएस की और वर्ल्ड की, लेकिन एक पॉलिटी का प्रिंसिपल भी वायलेट होता है। जैसे ये जो ट्रम्प का एग्जीक्यूटिव एक्शन है,
ये एग्जीक्यूटिव एक्शन जो एक पॉलिटी में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, जिसके अंदर में हम ये देखते हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के बीच में वर्क डिवाइडेड होता है और तीनों एक दूसरे को के गलत डिसीजन को चेक करते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स ये बोलता है कि हर एक अथॉरिटी के पास अपनी कुछ डिसीजन मेकिंग होती है और तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करते। लेकिन जब एक कोई ऑर्गन बहुत कोई ग्रॉस या मिसकंडक्ट कर रहा है या बहुत ही गलत डिसीजन ले रहा है, तो उस केस में यहाँ पे ये तीनों जो है, तीन तो बाकी दो जो हैं, मतलब एक ऑर्गन अगर बहुत ग्रॉसली गलत डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में बाकी दो ऑर्गन्स जो हैं ये इसको क्रॉस चेक या चेक करने की कोशिश करते हैं, उसको बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की, ये बिना किसी चेक्स एंड बैलेंसेस के चल रही है यूएस में, जो अभी करंटली जो चल रही है। जैसे ट्रम्प ने इतना बड़ा डिसीजन लिया जो कि कितना ही सेंसलेस डिसीजन है, जो कि एक मिसकंडक्ट टाइप की सिचुएशन में आता है, जो कि ग्रॉसली बोलना चाहिए जो इन्फर्म माइंड का डिसीजन जो होता है, ये इन्फर्म माइंड के डिसीजन की कैटेगरी में आता है। कहानी ये है कि यहाँ पे बेसिकली यूएस जो है, मतलब वहाँ की जो लेजिस्लेचर है, वहाँ की जो जुडिशरी है, ये टोटली फेल होती हुई दिख रही है डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे गलत डिसीजन को जो हो रहे हैं उसको रोकने। और जैसा कि मैंने बताया कि यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने उसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसका जो अपील कोर्ट था, फेडरल अपील कोर्ट, उसने वो अपील कोर्ट ने उनके जो डिसीजन है उसको ब्लॉक कर दिया या उसको ट्रंप के डिसीजन को कंटिन्यू होने के अलाउ कर दिया। अब जैसे यहाँ पे एक चीज डिस्कस करना बहुत जरूरी है, जैसे ट्रंप ने ये जो एक्सट्रीम हाई लेवल के जो टैरिफ्स लगाए थे, वो टैरिफ्स लगाने का जो बेसिस था, उन्होंने ये बोला था कि कंट्री की नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन है, जिस लेवल का कंट्री का जो ट्रेड डेफिसिट है दूसरी कंट्रीज के साथ वो बढ़ गया है, वो आगे चल के अमेरिका की सिक्योरिटी को थ्रेटन करेगा। लेकिन ऑथर ये बोलते हैं कि एक कंट्री में अगर कोई डेफिसिट है तो जरूरी नहीं है कि उस कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ खराब है। किसी कंट्री में डेफिसिट का कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पे लोगों के पास इतनी वेल्थ है कि वो दूसरी कंट्रीज से ज़्यादा इम्पोर्टेड गुड्स परचेज करते हैं। जैसे वहाँ की कंट्री, जैसे हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, पुअर कंट्रीज होती है, यहाँ पे लोगों के पास इतनी मनी है, जो है वेल्थ नहीं होती कि वो दूसरी कंट्रीज से इम्पोर्टेड मटेरियल जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उसको इम्पोर्ट करके खरीद पाए, क्योंकि वो उनके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो ट्रम्प का ये जो पॉइंट है कि मेरी कंट्री का दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड का डेफिसिट बहुत हाई है, इससे मेरी कंट्री की सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाए, ये बहुत ही इलॉजिकल बेसिस पे उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है। जैसे अगर यूएस का दूसरी कंट्रीज के साथ डेफिसिट बहुत हाई है, तो ये चीज भी इंडिकेट करता है कि उस कंट्री के, यूएस के जो सिटीजन्स हैं उनकी परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है और वो दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके उसको भी कंज्यूम करना चाहते हैं और अपने प्रोडक्ट्स के यूज को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। The another important fault in the justification or the reason given by Trump is, ट्रम्प का जो बात है वो यूएस के सर्विस के एक्सपोर्ट को अपने कैलकुलेशन में नहीं लेती। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करें कि यूएस ने ये बोला है कि हम इंडिया के ऊपर हाई टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इंडिया के साथ हमारा $44 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन ये जो ट्रेड डेफिसिट है ना, ये सिर्फ गुड्स का ट्रेड डेफिसिट है। जैसे दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है वो दो दो मामलों में होता है। एक कंट्री दूसरी कंट्री को गुड्स भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है और सर्विसेज भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। जनरली जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ट्रेड डेफिसिट की बात की जाती है तो इसको अकाउंट में लिया जाता है, क्योंकि ये क्लियरली विजिबल होता है। इसको हिसाब किताब लगाना, क्योंकि आंखों के सामने दिख रहा है ना कितना गुड्स आ रहा है, कितना गुड्स जा रहे हैं, तो उस केस में इसमें ट्रेड डेफिसिट कैलकुलेट करना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू सर्विसेज। तो सर्विसेज में जैसे कि टूरिज्म आ गया, योगा सर्विसेज हो गई, टीचिंग सर्विस हो गई, देन फाइनेंशियल सर्विस हो गई, देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो गई, हॉस्पिटैलिटी हो गया, ये सारी चीजें सर्विस सेक्टर में आती है। और अगर हम सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखें, जैसे यूएस का कहना है कि इंडिया हमको ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अगर हम सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो यूएस इंडिया को ज्यादा सर्विस एक्सपोर्ट करता है एज कम्पेयर टू व्हाट इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएस। जैसे एक एजेंसी है जिसका नाम है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, इसके एस्टिमेशन की बात करें तो इसके हिसाब से यूएस इंडिया के साथ $35 to 40 बिलियन का ओवरऑल सरप्लस मेंटेन करता है, अगर हम सर्विसेज को भी अकाउंट लें। मतलब अगर हम गुड्स और सर्विसेज दोनों में ट्रेड जो है इंडिया और यूएस का उसको कैलकुलेट करें, तो हमको ये पता चलेगा कि यूएस और इंडिया के बीच में ओवरऑल जो बिजनेस है उसमें यूएस डेफिसिट में नहीं है, यूएस सरप्लस में है, और वो $35 to 40 बिलियन के सरप्लस में है। जैसे आपको पता होगा हम यूएस से बहुत बड़े बड़े वेपन्स खरीदते हैं, हम यूएस से बहुत बड़े बड़े सिविल एविएशन एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, हम यूएस से बहुत सारे
डिफेंस की डील करते हैं, हम यूएस के साथ बहुत सारी बड़ी हाई एंड क्वालिटी सर्विसेज लेते हैं। तो ये सारी सर्विसेज के मामले में यूएस हमको ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी एक्सपोर्ट टू यूएस। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूएस का जो ये पॉइंट है कि हम इंडिया के साथ ज़्यादा डेफिसिट शेयर करते हैं इसलिए हमको ज़्यादा टैरिफ लगाना चाहिए। अगर आप इसको बेसिस बना के टैरिफ लगाना चाहते हो तो इस केस में तो इंडिया को यूएस पे ज़्यादा टैरिफ लगाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रेड है इंडिया और यूएस के बीच में, उसमें यूएस सरप्लस एंजॉय करता है और इंडिया डेफिसिट एंजॉय करता है। यूएस का जो कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रूलिंग था, जो यूएस का कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड था, उसने भी अपनी रूलिंग में ये बोला था कि ट्रंप का ये जो डिसीजन है, डोनाल्ड ट्रंप का, ये लॉ की अथॉरिटी को एक्सीड करता है। लॉ जो होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बनाए जाते हैं, और आपको पता होगा कि अमेरिका बीइंग द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट, बीइंग द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, नॉट द लार्जेस्ट, अमेरिका बीइंग द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं होता। लेकिन इस केस में यहाँ पे ये जो नेशनल इमरजेंसी बोल के, जैसे लॉ टैरिफ जो होते हैं किसी भी कंट्री में, जैसे यूएस जैसी जो कंट्री होती है, वो टैरिफ जो होती है किसी कंट्री के ऊपर टैरिफ जो लगाती है वो लॉ के अंदर में लगाती है और लॉ के अंदर ही कमियां ज्यादा करती है। और लॉ जो होता है ये कांग्रेस में पास होता है, जो यूएस की बेसिकली एक तरह से पार्लियामेंट है, वहां पे पास होता है और उसके थ्रू टैरिफ लगाए जाते हैं। तो ट्रंप ने ये जो लॉ को ओवरराइड करने की कोशिश करी है नेशनल इमरजेंसी बोल के, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन भी एक तरह से है। और कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे यूएस के कोर्ट ने भी अपनी रूलिंग में यही बोला था कि ट्रंप नेशनल इमरजेंसी बोल के कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं कर सकते। और हमारी नजर में टैरिफ, करेंटली जो टैरिफ का जो बेसिकली इम्बैलेंस है या ट्रेड का जो इम्बैलेंस है, ये ऐसा कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं कॉज करता, मतलब ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है कि उसको बोल के आप जो है ट्रंप जो है अपने एग्जीक्यूटिव डिसीजन से लॉ को ओवरराइड कर ले। हाँ, वो चीज बैड जरूर है, मतलब जो ट्रेड डेफिसिट है यूएस का दूसरी कंट्रीज के साथ, हम उसको एक जस्टिफिकेशन मानते हैं कि यूएस को एक्शन लेना चाहिए उस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए, लेकिन वो प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव एक्शन से नहीं होना चाहिए। इट शुड बी प्रेफरेबली बाय लॉ पास्ड बाय कांग्रेस। तो जब कांग्रेस को यहाँ पे, ये कांग्रेस जो है उसको रोक नहीं पा रही ट्रंप को, तो ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन या कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर है यूएस के लिए। अब जब इंडिया की बात करें तो इंडिया यहाँ पे कहाँ एक्सटेंड करता है, जैसे दोनों गवर्नमेंट जो है, दोनों कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ऐसे इंडिकेट किया है कि वो ट्रेड एग्रीमेंट का अर्ली कंक्लूजन करेंगे। ये 8 जुलाई तक इन्होंने डेडलाइन रखी है कि 8 जुलाई के पहले इंडिया और यूएस जो है वो दोनों आपस में एक ट्रेड डील कर देंगे, जिससे दोनों को टैरिफ के ज्यादा इशू ना आए। लेकिन दोनों के नेगोशिएशन होने के बाद भी, मतलब दोनों के नेगोशिएशन चल ही रहे हैं, अभी बात चल ही रही है कि यूएस इंडिया के प्रोडक्ट्स पे कितना टैरिफ लगाएगा। वो नेगोशिएशन चलते-चलते उसके बावजूद भी यूएस ने अपने जो टैरिफ्स हैं, स्टील पे और एल्यूमीनियम पे जो इंडिया से वो इम्पोर्ट करता है, उस पे बहुत ज़्यादा बढ़ा। ये तो बहुत गलत बात है ना। इट इज़ लाइक कि आप 2 लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है और दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, तो लड़ाई में नेगोशिएशन चल रहा है कि वो लड़ाई को कैसे रिज़ॉल्व किया जाए, और उतने में कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ हिट कर दे, कोई मार दे। तो भाई नेगोशिएशन के टाइम एक पार्टी दूसरी पार्टी को मारती थोड़ी है, अदरवाइज़ वो नेगोशिएशन तो खत्म हो जाएँगे ना, ब्रेक डाउन हो जाएँगे ना। तो उस केस में यूएस के जो स्टेप्स हैं नेगोशिएशन के टाइम पे भी इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के, ये बहुत ही गलत स्टेप है और ये बताते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के जो डिसीजन मेकिंग है वो कितनी पुअर है। इस टाइम पे क्या स्टेप या क्या डिसीजन लेना चाहिए, उसका उनको कोई सेंस नहीं है। जैसे पास्ट में यूएस ने, जब ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, तब भी ट्रंप ने ऐसी कुछ करने की कोशिश करी थी कुछ कंट्रीज के साथ, जैसे कि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, चाइना, तुर्की। तो उस टाइम उन्होंने डब्ल्यूटीओ में इसकी कंप्लेन करी थी और डब्ल्यूटीओ ने ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे अपनी पहली प्रेसिडेंसी में, उसको कैंसिल कर दिया था, ये बोल के कि ये जस्टिफाइड नहीं है। मतलब नेशनल सिक्योरिटी जिस बेसिस पे उन्होंने टैरिफ दूसरी कंट्रीज के ऊपर बढ़ाए थे, वो जस्टिफाइड बेसिस नहीं है। इंडिया ने भी डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट के अंदर में कंप्लेन करी थी कि इंडिया के ऊपर वो टैरिफ ज्यादा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाद में फिर उन दोनों ने मिलकर 2023 में एक म्यूचुअली एग्रीड सॉल्यूशन निकाला था, जिसके अंदर में उन्होंने वो अपने डिफरेंसेस रिजॉल्व कर दिए। अब जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे हमने ये सोचा था कि ठीक है यूएस इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, लेकिन चाइना के ऊपर उससे भी ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, तो उससे इंडिया को फायदा मिलेगा। हमको ऐसा भी कोई फायदा होते दिख नहीं रहा, क्योंकि यूएस और चाइना जो है उनके बीच में भी अब ट्रेड डील होती हुई दिख रही है, उनके बीच में भी निगोशिएशन चल रहे हैं और उनके बीच में भी अब पीस हो रहा है और टैरिफ कम हो रहे हैं। तो अब आगे चल के जो है यूएस और चाइना के जो ट्रेड रिलेशंस है वो वापस रिस्टोर हो जाएंगे और यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन
जो बेसिकली इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग आने की कोशिश कर रही है दूसरी कंपनीज़, उनको भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही है। जैसे आपको पता होगा अभी एप्पल ने ये डिसाइड किया था कि हम इंडिया में भी अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालेंगे। तो यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको थ्रेट किया था कि अगर आप वहाँ पे हम आईफ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग करोगे यूएस की जगह, तो हम आपके ऊपर हाई टैरिफ जो है वो इम्पोज़ करेंगे। जस्ट बिकॉज़ यूएस ऐसे कोई भी आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग कर रहा है इंडिया को प्रेशराइज़ करने के लिए, इंडिया को उसके सामने झुकना नहीं चाहिए। रीज़न बीइंग ट्रम्प के जितने भी डिसीजन होते हैं वो मेनली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। उनके कोई लॉन्ग टर्म हमको इम्प्लीकेशन या लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन देखने के लिए नहीं मिलते। तो उस केस में अब ये जो ट्रम्प की अप्रोच है, ट्रम्प जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं मतलब बिना किसी भी हेड के, बिना किसी भी ब्रेन के एप्लीकेशन के, हमको उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए और हमको जो भी डील में नेगोशिएशन करना चाहिए या जो भी डिस्कशन करना चाहिए, वो पूरे-पूरे इस बेसिस पे करना चाहिए कि इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट कहाँ पे सर्व होते हैं। सो दिस वाज़ द फर्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे हमको अपनी केयरफुल बैलेंसिंग करना है अपने इंडिया के इंटरेस्ट की। तो दिस वाज़ द फर्स्ट आर्टिकल। इसके साथ-साथ में ये ऑथर ये भी बोल रहे हैं कि हमको अदर देन दैट ये जो दूसरे इश्यूज़ हैं इंडिया और यूएस के रिलेशन में, जैसे H-1B वीज़ा, यूएस जो है हमारे जो स्किल्ड वर्कर्स का माइग्रेशन रोकने की कोशिश कर रहा है, उसके अगेंस्ट में भी इंडिया को स्टैंड होना चाहिए और ये जो डील में नेगोशिएशन चल रहे हैं, जितनी ज़रूरत, ऑथर का कहना है, जितनी ज़रूरत इंडिया को यूएस की है, उतनी ही ज़रूरत यूएस को भी इंडिया की है आज की डेट। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया को बिल्कुल भी झुकने की ज़रूरत नहीं है डील के नेगोशिएशन में, कि हम किसी ऐसे डील या नेगोशिएशन से सेटल कर लें जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल ना हो या हमारे लिए कुछ रिगार्ड में हार्मफुल भी हो। और हमको हमारे जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, जैसे H-1B वीज़ा का जो इश्यू है, डील के नेगोशिएशन में हमको ये वाला मुद्दा उठा के इसको भी रिज़ॉल्व करना चाहिए, ताकि हमारे स्किल्ड माइग्रेंट्स जो हैं, उनका स्किल्ड प्रोफेशनल जो हैं, उनका ईज़िली माइग्रेशन हो पाए। So I hope this article was clear to you. This was the first article related to India-US trade relation. The second article is related to urbanization and the challenges of ideal transit solution. अभी हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन हो रहा है और अर्बनाइजेशन के साथ एक नई प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का इशू हो रहा है। जैसे आपको याद होगा अभी यूएन की रिपोर्ट आई थी, उस यूएन की रिपोर्ट में उन्होंने ये बोला है कि इंडिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी 146 करोड़ हो गई है और ये पॉपुलेशन जो है आने वाले 20-30 सालों में 170 करोड़ तक जाने वाली है। तो उस रिगार्ड में हम जो अर्बनाइजेशन जो हमारी कंट्री में हो रहा है, उसके साथ-साथ में हमारी कंट्री में कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं। जैसे पहली बात अगर हम बात करें इंट्रो की, तो हमारे यहाँ हमारी कंट्री जो है ये 2047 तक विकसित भारत बनने की कोशिश कर रही है, मतलब डेवलप्ड इंडिया बनने की कोशिश कर रही है और इंडिया के डेवलपमेंट में जो मेन रोल प्ले करेगा वो अर्बनाइज्ड इंडिया करेगा। अर्बन इंडिया जो है हमारी कंट्री का 2/3 ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है नियरली। तो आगे चल के अगले 25 सालों में, अगले 20 से 30 सालों में अर्बन इंडिया जो है ये इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन या ग्रोथ का इंजन बनेगा। आने वाले टाइम में 2060s तक आते-आते 60% इंडिया की पॉपुलेशन जो है ये लो प्रोडक्टिव रूरल इंडिया से हाईली प्रोडक्टिव अर्बन इंडिया में शिफ्ट हो जाएगी। आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन है जो अभी अर्बन पॉपुलेशन है। जैसे 2060 तक ऑथर ने बोला है कि 60% इंडिया की पॉपुलेशन अर्बन हो जाएगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि करंटली कितनी परसेंट पॉपुलेशन जो है ये अर्बन है, ताकि आप भी थोड़ा एक्टिवली चीज़ों को पढ़ें। तो यहाँ पे वैसे तो जैसे अर्बनाइजेशन जैसे-जैसे बढ़ रहा है, वो उसको ध्यान में रखते हुए वैसे तो पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो सिटीज़ जो हैं उनको स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएँ और अपनी वर्क प्लेस तक ईज़िली पहुँच पाएँ। लेकिन मेट्रोज़ और टियर 1 सिटीज़ जो हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सपांशन हो चुका है एंड यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट या ट्रांज़िट है, ये बहुत ही अनमैनेजेबल कंडीशन में पहुँच चुका है। जैसे बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में आ रहे हैं। जैसे अगर हमको एक प्रॉपर हम अर्बनाइज़ेशन करेंगे ये तो पक्का है, लेकिन हम प्रॉपर अर्बनाइज़ेशन तभी अचीव कर पाएँगे जब अर्बनाइज़ेशन के सिंटेक्स में हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मैनेज कर पाएँ। ट्रांसपोर्टेशन इज़ द बिगेस्ट कहना चाहिए, जैसे इकोनॉमी को अगर सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करना हो अर्बन इंडिया के थ्रू, तो ट्रांसपोर्टेशन सबसे अच्छा और स्मूथ होना चाहिए ताकि वर्कर्स टाइमली मैनर में वर्क प्लेस पे पहुंच पाएँ, उनको कंजेशन ना मिले, उनको अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े ट्रांज़िट में, वो ईज़िली अफोर्डेबल प्राइस पे मूव कर पाएँ, तभी जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कंफर्टेबल बनी रहे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे गवर्नमेंट को ये बात तो समझ में आती है कि हाँ, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको कुछ अच्छे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए।
जैसे गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, जिसके अंदर में ये अर्बन बस ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये काम करेंगे। 10,000 अर्बन बसेस को ये में जो बेसिकली कहना चाहिए जो एमेनिटीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उनकी जो कनेक्टिविटी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करेंगे। इसके अलावा एक और स्कीम है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, पीएम ई ड्राइव स्कीम, जिसके अंदर में गवर्नमेंट जो है 14,000 न्यू ई बसेस, 1,10,000 ई रिक्शाज और ई ट्रक्स और ई एम्बुलेंसेस जो है इसका प्रोक्योरमेंट करेगी और इनको रन करेगी। हालांकि एक एस्टिमेट ये बोलते हैं कि इंडिया को अभी करेंटली जो आने वाले टाइम में इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन जिस रेट से एक्सपांड हो रही है, तो आने वाले टाइम में इंडिया को 2 लाख से ज़्यादा अर्बन बसेस की नीड लगेगी। लेकिन अभी करंटली अक्रॉस द कंट्री सिर्फ 35,000 बसेस ही ऑपरेशनल है। तो ये जो जितनी ज़रूरत है हमारी अर्बन बसेस की, उससे बहुत कम बसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं और उससे भी कम बसेस जो हैं स्कीम के अंदर में नए प्रोक्योरमेंट हो रहे हैं। मतलब जितना प्रोक्योरमेंट या जितना बसेस हमको और खरीदनी चाहिए और बनानी चाहिए, उससे काफ़ी कम नंबर में हम खरीद या बना रहे हैं। तो उस केस में यहाँ पे हमको ये सारे चैलेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। ये दोनों ही स्कीम जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, इनके बारे में घर जाके प्लीज़ डिटेल में पढ़िएगा क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा जो मेन एम होना चाहिए, जैसे एक इनिशिएटिव तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हमने क्या लिया है कि अर्बन बसेस का नंबर हम इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग बसेस हैं उनको इलेक्ट्रिक बसेस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या उनको इलेक्ट्रिक बसेस से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ में हम अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारा मेट्रो नेटवर्क भी एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फंड जो है ये मेट्रो सिटीज़ और टियर 1 सिटीज़ में हाई डेंसिटी पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है कि सिर्फ 37% अर्बन रेसिडेंट्स जो हैं इंडिया में, अभी करेंटली जितने लोग अर्बन रेसिडेंट्स हैं उनमें से सिर्फ 37% अर्बन रेसिडेंट्स हैं, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इजी एक्सेस है। मतलब वो एक ऐसी लोकेशन पे रहते हैं जहाँ पे 100 मीटर के अंदर या 500 मीटर के अंदर उनको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है। बाकी सारी पॉपुलेशन ऐसे पॉइंट पे रहती है जहाँ से उनको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पकड़ने के लिए 2 से 3 किलोमीटर जाना होता है। दिस कॉजेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इनकन्वीनियंस फॉर द पीपल एंड फिर लोग जो हैं फिर वो पर्सनल व्हीकल्स प्रेफर करते हैं और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर नहीं करते। इंडिया के कंपैरिजन में अगर हम ब्राज़ील और चाइना की बात करें, तो ब्राज़ील और चाइना में 50% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा जो अर्बन रेसिडेंट्स हैं, उनको मास ट्रांसिट सिस्टम का कन्वीनिएंट एक्सेस अवेलेबल है। तो इसका ये मतलब है कि इंडिया अभी भी एक एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम या पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम बनाने में बहुत पीछे चल रहा है। मेट्रो नेटवर्क की बात करें अगर हम, तो मेट्रो नेटवर्क का डेवलपमेंट एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ये इसमें टाइम बहुत लगता है बनाने में, बिल्ड करने में और ये बहुत ही कॉस्टली वेंचर है। और बहुत सारे मैक्सिमम जो मेट्रो के प्रोजेक्ट अक्रॉस द कंट्री चल रहे हैं, जैसे भोपाल में चल रहा है, अहमदाबाद में चल रहा है, जयपुर में चल रहा है, कोच्चि में चल रहा है, बैंगलोर में चल रहा है। मोस्ट ऑफ दीज मेट्रो प्रोजेक्ट दे आर रन और दे आर बिल्ड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने की, बिल्ड करने की टेक्निकल और मॉनिटरी कैपेसिटी नहीं होती। तो यहाँ पे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि सेंटर की फंडिंग पे डिपेंडेंट होता है और दूसरा मेनी ऑफ द प्रोजेक्ट अभी भी अपनी टोटल कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। दे आर रनिंग ऑन लॉसेस, क्योंकि इनकी जो फिक्स्ड और ऑपरेशनल कॉस्ट है वो ब्रिजेस को मेंटेन करना, रेल लाइंस को मेंटेन करना, मेट्रो के कोचेस को मेंटेन करना, ये इनके फिक्स्ड और ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हाई है। तो जो लोगों से मतलब फीस ली जाती है, टिकट का प्राइस लिया जाता है, वो उसमें जितने लोग ट्रेवल करते हैं उतने उनकी जो कलेक्शन आता है फीस वगैरह से, वो इनसफिशिएंट होता है इन मेट्रोस की कॉस्ट को कवर करने से। एंड द सॉल्यूशन एंड द कंसीक्वेंस बीइंग कि यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द मेट्रोस हैं ये बेसिकली लॉस में चलती है। मेट्रोस जो होती हैं, यूजर्स जो होते हैं, मतलब यूजर्स जो मेट्रोस में ट्रैवल करते हैं, ये फेयर के लिए बहुत ही एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं। आप थोड़ा सा भी अगर प्राइस बढ़ाते हैं मेट्रोस का, टिकट का 5 रुपए 10 रुपए भी, तो यूजर्स का फुटफॉल जो है ये बहुत गिरने लगता है। तो उस केस में कंज्यूमर्स जो हैं वो ऐसा रास्ता ढूँढने की कोशिश करते हैं। मतलब पॉइंट ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूज़ करते टाइम भी लोग सबसे पहले 3 चीज़ें देखते हैं कि उनको कम्फर्ट कितना है, मतलब वो उनके घर से कितने पास में है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, टाइम कितना लेती है वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, और तीसरा उसमें कॉस्ट कितनी आती है। और इन तीनों मामलों में मेट्रो जो है कंपैरेटिवली पीछे चलती है एज़ कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हमने 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखे, मेन एक बसेस और दूसरा मेट्रो। बसेस के केस में हमने देखा कि बसेस अभी सफिशिएंट नंबर में नहीं है हमारे पास।
मेट्रो के केस में हमने देखा कि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है अभी लोगों के हिसाब से, और इसलिए लोग इसको मास में अडॉप्ट नहीं करते। और मेट्रोस गवर्नमेंट के लिए बर्डन बन जाती है, क्योंकि ये लॉस में चलती है, तो गवर्नमेंट को कंटिन्यूअसली इस पे सब्सिडी देना पड़ती है और इस पे स्पेंड करना पड़ता है, जिससे गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता है और गवर्नमेंट डेब्ट के बर्डन में चलती रहती है, गवर्नमेंट डेब्ट का बर्डन उठाती रहती है। तो अनलाइक इन सम डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत हाईली सब्सिडाइज्ड है, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे भी ये इशू आते हैं, लेकिन उनकी बात अलग है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट के पास इतना पैसा होता है कि वो अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडाइज कर पाएँ। इंडिया के केस में दिस इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी रिच नहीं है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, पर्टिकुलरली मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट को बहुत हाई लेवल पे सब्सिडाइज कर पाए। तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए? जैसे यहाँ पे उन्होंने सॉल्यूशन भी दिया है ऑथर ने। सॉल्यूशन ये बोला है कि हमको कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए रोड बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए। जैसे इस साल का जो बजट है उसने अर्बन बस सिस्टम को और ज़्यादा एलोकेशन किया है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ इश्यूज़ हैं। जैसे अर्बन बस सिस्टम को प्रमोट करने में गवर्नमेंट जो है ये एक ई बसेस जो हैं, इलेक्ट्रिक बसेस, इनको ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं सीएनजी बसेस के ऊपर। और इनका ये कहना है कि ये जो ई बसेस होती हैं ये सीएनजी की बसेस से काफ़ी कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होती हैं। तो अगर हम पूरी कंट्री में ई इलेक्ट्रिक बसेस को ही अडॉप्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है जो यहाँ पे बसेस के केस में हमको मिलती थी वो भी कम होने लगेगी, और वो हो भी रही है। और ये भी कई सिटीज़ में ये जो इलेक्ट्रिक बस के प्रोजेक्ट्स हैं ये लॉसेस में चल रहा है। तो उस केस में आगे चल के पहली चीज़ तो हमको ये करना चाहिए कि रोड बेस्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसमें हमको एक ही टाइप का पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट नहीं करना चाहिए, उसमें हमको मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रमोट करना चाहिए। जैसे सीएनजी बेस्ड बसेस भी चलाना चाहिए कुछ रूट पे, हाइड्रोजन बसेस भी चलाना चाहिए कुछ रूट पे जहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस और अच्छी है, बायोफ्यूल टेक्नोलॉजीज पे भी बेस्ड चलाना चाहिए। हमको एक पे डिपेंडेंट नहीं होना है जो कंपैरेटिवली बहुत एक्सपेंसिव है। इसके साथ-साथ में ऑथर एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि हम जितना भी अपना रोड बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिजाइन करते हैं, उसमें हम जो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस हैं जैसे कि ट्रैम्स और ट्रॉली बसेस, इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। जैसे ट्रैम्स क्या होती हैं, वर्ल्ड की कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे इस टाइप की ये बसेस चलती हैं। ये बस ट्रैम बोलते हैं इनको। ये क्या होती है कि ऊपर इसके ऊपर से एक इलेक्ट्रिक लाइन जाती है, ये इलेक्ट्रिक लाइन से कनेक्टेड रहती हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी से ही रन करती हैं। तो ये जो होती हैं, ये जो ट्रैम्स होती हैं, इनके लिए अलग से रोड पे एक छोटी-सी लाइन डाली जाती है, रेल लाइन। ये बहुत स्लो स्पीड पे चलती हैं, तो इससे एक्सीडेंट भी नहीं होता, बट स्लो स्पीड इतनी भी स्लो नहीं होती कि लोग टाइम पे ना पहुँच पाएँ। बट दिस इज़ अ डेडिकेटेड कॉरिडोर ना, तो इनको ब्रेक्स नहीं आते बहुत ज़्यादा। तो ये जो ट्रैम्स होती हैं, ये बोला जाता है अमंग ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दीज़ आर द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। इनकी ये बेसिकली मेनली प्रॉफिट में चलते हैं। जैसे अगर आप सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को कंपेयर करो, बसेस को, ट्रैम्स को, देन उसके बाद मेट्रो नेटवर्क्स को, मेट्रो रेल्स को, तो इसमें ट्रैम सबसे इफेक्टिव होती है। जैसे इन जनरल हम 50 टू 70 ईयर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई भी व्हीकल लेते हैं, सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, तो हम उसको 50 टू 70 ईयर्स चलाते हैं। अगर हम ट्रैम की 50 टू 70 ईयर की साइकिल देखें कि उसने कितना कमाया और उसको मेंटेन करने में कितना खर्च आया, तो हमारा ये एनालिसिस बोलता है कि ट्रैम्स 50 टू 70% प्रॉफिट अर्न करके देती हैं। ये 50 टू 70% प्रॉफिट में चलती हैं। देन मेट बसेस जो होती हैं ये सेकंड नंबर पे आती हैं। इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस और कम हो जाती है, और मेट्रोज़ जो होती हैं ये लीस्ट कॉस्ट एफिशिएंट होती हैं। तो इस केस में हमने ये ट्रैम्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। अब हमको ये समझ में आना शुरू हुआ है एक्चुअली कि ट्रैम्स जो होती हैं कितनी यूज़फुल होती हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझने के बेसिस पे जो हमने समझा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझा, उसके बेस में हमको ये समझ में आया कि आगे चल के, मतलब अगर हम लॉन्ग टर्म एडॉप्शन के हिसाब से सोच रहे हैं, तो जो ट्रैम्स होती हैं ये दीज़ आर द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड नॉन एमिटिंग सोर्सेस, मतलब ये ना के बराबर एमिशन करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है ना। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट कर रहे हैं, तो उस केस में ये कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन भी नहीं करेंगी। तो इस केस में ये प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन करती हैं, क्लाइमेट चेंज से भी डील करने में हेल्प करती हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। जैसे-जैसे हमको ये बात समझ में आ रही है, हम इसको भी अब एडॉप्ट करने की कोशिश या सोचना हमने शुरू किया है। जैसे कोच्चि में अभी अनाउंस हुआ है कि अब ये ट्रैम का प्रोजेक्ट जो है ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में कोच्चि में ट्रैम का पूरा नेटवर्क बनाया जाएगा जो आगे चल के गेम चेंजिंग मूवमेंट की तरह बनेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे ऑथर फाइनली इस बात से इस सॉल्यूशन के थ्रू ये कंक्लूड करना चाहते हैं कि ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस को हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ताकि आगे चल के हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही परफेक्ट बन पाए,
और हम जो है लोगों तक मास में रीच बना पाए और हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो भी सस्टेनेबल बन पाए। सो दिस कंप्लीट्स आवर सेकंड आर्टिकल। आई होप दिस आर्टिकल वाज क्लियर टू यू। हमारे दोनों आज के जो मेन एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं ये खत्म हो गए हैं। Thank you very much for watching the video. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam.